स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो ये पूरा आधा घंटा हमने डेडिकेटेड किया है वायदा बाजार के कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर इंडेक्स का व्यू आपके सामने रखेंगे और इसी कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं बेहतरीन से बेहतरीन शेयर्स आपको बताएं। हम दो हिस्सों में शेयर्स आपके सामने रखते हैं, एक तो 12 बजे और सुबह 8 बजे भी हम दो डेरिवेटिव्स के ट्रेड आपके सामने हर रोज़ रखते हैं। आज हमने रखा था पहला गेल, दूसरा एनएमडीसी। दोनों के दोनों शेयर्स चल रहे हैं और आपको अच्छे मौके मिले हैं। ऐसे कुछ एक और शेयर इस 12 बजे के कार्यक्रम में रखेंगे जिसमें आप उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा और आगे भी मिलेगा। हमारे ऐसे प्रयास जारी हैं। पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम को देख लेते हैं कि इस समय की सिचुएशन क्या कह रही है और उसके बाद फिर हम आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। शुक्रवार के मेहमान हमारे चंदन तापड़िया थे, उनका, और फिर आज अजीत सर से जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे क्या करना चाहिए। निफ्टी चल रहा है 19,500 के इर्द गिर्द, ये 50 पॉइंट की बढ़त के साथ है। मार्केट में आज सुबह का हाई करीब 510 के आसपास का बना है, वहाँ पे फिर से थोड़ा सा कमज़ोरी आई है, लेकिन ये कमज़ोरी इतनी भी नहीं कि तोड़ दे मार्केट को, ये इतनी बढ़त वाली भी नहीं है कि रेजिस्टेंस को पार कर दे। सेम बैंक निफ्टी के साथ भी चल रहा है, 44,500 के आसपास चल रहा है। ये इतना कमज़ोर भी नहीं है कि बिल्कुल टूट जाए और इतना मजबूत भी नहीं है कि रेजिस्टेंस को तोड़ फोड़ के आगे निकल जाए। कुल मिला के मार्केट का जो बायसनेस है वो थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि सपोर्ट थोड़ा पीछे भी हटे हैं और वो पक्के भी हुए हैं। सरकारी बैंक, मेटल, रियल एस्टेट में आज तेज़ी है। रियल एस्टेट तो हमें ही खुद से ही बोलते बोलते कम से कम 4 महीने हो गए होंगे कि जब भी आपको मार्केट की गिरावट मिले रियल एस्टेट के अंदर आइएगा। ये एक स्ट्रक्चरली बुल रन में है जो कि 1-2 साल ख़त्म ही नहीं होता, ये कम से कम 10 साल चलता है। एफएमसीजी, ऑटो शेयरों में कुछ हद तक कमज़ोरी है। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एफएमसीजी का इंडाइसिस, इसमें थोड़ा इन्फ्लेशन का प्रेशर काउंट कर रहा है। थोड़ा बहुत रेनफॉल के जो नंबर्स आए हैं वो भी इसके अंदर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आते हैं इंडिया विक्स पे, करीब 1.5% इंडिया विक्स नीचे है, 11 के स्तर के आसपास है। आप 10.5 या फिर 10-15 तक पहुंचेंगे तब पूछिएगा कि विक्स में क्या करना है, या 12.5 के ऊपर आ जाए, 13 तक आ जाए रफ तब आप पूछेगा विक्स के साथ क्या करना है। अदरवाइज यहाँ तक का जो विक्स है, यानी कि 3% का विक्स, ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ शेक करेगा और शेक करके कमज़ोर हाथ वालों को बाहर निकाल देगा, मजबूत हाथ वालों को रिटर्न तो देगा लेकिन एक रेंज का, एक दायरे का रिटर्न देगा। आगे बढ़ते हैं। अब जरा निफ्टी के एक बार लेवल्स अपनी स्क्रीन पर दिखाइए और एडवांस डिक्लाइन भी आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। मार्केट का रिदम इस समय ठीक है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के डाटा भी आपको दिखाते हैं। एक काम कीजिए, पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के डाटा पे वापस डिस्कशन करेंगे। चंदन तापड़िया थे शुक्रवार को हमारे साथ, मैं नहीं था उस दिन, तो मेरी सहयोगी ने आपके साथ एक शो किया। तो टाटा स्टील के बारे में जिक्र हुआ होगा, 4% का गेन वहाँ से। कैनरा बैंक का गेन 3%, बीईएल का गेन करीब 3%। इसके अलावा आईएक्स, जिसके बारे में सुबह चर्चा कर रहे थे कि अच्छा बेस बना चुका, 2%। नवीन फ्लोरोन को बेचने की रिकमेंडेशन थी 1.5%। एबीबी बेचने की रिकमेंडेशन थी 1%। क्या चाहिए? और मैं लिख के दे सकता हूँ 6-7 से ज़्यादा शेयर्स डिस्कस ही नहीं होंगे कार्यक्रम में। हम होते थोड़ा और कम कर देते हैं ताकि आपके पास सिर्फ छठे बेहतरीन सौदे आपके पास मिले। लेकिन अगर इस तरह के ट्रेड आपको मिल जाएं और हफ्ते में एक ही दिन आपका ऐसा निकल आए, महीने में भले एक ही दिन आपका ऐसा निकल आए, तो बहुत सारे घाटे या बहुत सारी कमाई आपकी हो सकती है। तो सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है। शेयर 200 हैं, 200 में से भी 4-5 शेयर आपके पास अगर पड़े हों तो आपका काम बन जाए। दूसरी बात, अपना रिस्क रिवॉर्ड अपने हिसाब से आप चेक क्या कीजिएगा और अपने मार्जिन्स वगैरह जो देने और लेने होते हैं उसको भी थोड़ा सा आप खुद से देख लिया कीजिए। खैर, आप आज हम और स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस समय की सिचुएशन क्या है। पहले एक बार डाटा निफ्टी का लेके आइए। 76 पॉइंट का प्रीमियम, ये करीब 90 पॉइंट के प्रीमियम के साथ सीरीज़ में एंटर हुए थे। ओपन इंटरेस्ट 1% भी नहीं है, प्राइस एक्शन 0.5% भी नहीं है, यानी कि आज बाज़ार के अंदर फोर्स की कमी है। बायसनेस तो पॉजिटिव है। तीनों डाटा, प्रीमियम, प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, टिपिकली 3 चीज़ें मेन आत्मा कहते हैं किसी भी फ्यूचर्स की, ये तीनों पॉजिटिव आपको दिख रही हैं। सामने बैंक निफ्टी भी आप देख पा रहे होंगे, 200 पॉइंट से ज़्यादा का प्रीमियम, 1/4% की तेज़ी और नीचे ओवाई घटा है 1%।
तो शॉर्ट कवरिंग अभी यहाँ पे हो रही है, बट निफ्टी के अंदर बकायदा फ्रेश लॉन्ग बना है। कुल मिला के निफ्टी और बैंक निफ्टी का रिदम आज का ठीक है। एडवांस डिक्लाइन अभी हमने आपको दिखाया था, वो भी आपको ठीक दिख रहा था। अब जरा अजीत सर से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किया जाए। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले निफ्टी पे आता हूँ सर। ये बात अच्छे से समझ में आ रही है कि 19,300 और 19,250 ये अब मार्केट का स्ट्रॉन्ग बेस है। शायद जल्दी जल्दी वॉलेट नहीं हो अगर कोई नेगेटिव खबर ग्लोबल फ्रंट पे या पॉलिसी बेस खबर नहीं आती है। डाटा तो इसको नहीं तोड़ेगा, ये तो फिक्स हो गया है, काफ़ी हद तक लग रहा है ऐसा। तो सर अभी क्या करना चाहिए, बाय करें या फिर रेजिस्टेंस को तोड़ने का वेट करें कि ये 500 550 वाली रेंज को ब्रेक करे? डिम्पी देखिए, 5 हफ्तों की लगातार गिरावट के बाद लास्ट वीक आप पॉजिटिव क्लोज कर पाए। आपने डेली चार्ट्स पे भी 20 EMA को रिक्लेम करके आपने क्लोज किया। आज आप उस लेवल को होल्ड कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी है। और पिछले 3 हफ्तों में डिम्पी एक चीज जो नोटिस की थी हमने कि 19,200 को ब्रेक करने के मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए थे, बट वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए और उसके बाद हमने ये रिकवरी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टसल जरूर है शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास, बट अभी जिस तरीके से आज या फिर कह लीजिए कि रोटेशनल बेसिस पे जिस तरीके से बाइंग चल रही है प्लस ब्रॉडर मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रही है, बुल्स अटेम्प्ट कर सकते हैं एक बार दोबारा से 19,600 650 तक के लेवल्स को रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड डिम्पी थोड़ा सा फेवरेबल होता है अगर मैं 19,400 के पास होता हूँ लॉन्ग करने के लिए, बिकॉज मैं 350 19,300 को मैं सपोर्ट देख रहा हूँ, जैसे कि आपने भी बताया कि उसको शायद ब्रेक नहीं करना चाहिए जब तक कि एटलीस्ट एक बार हम 550 से लेकर 650 तक के जोन को रीटेस्ट ना कर लें। तो ये एक थोड़ा सा बस चैलेंज है कि आप अभी मिडिल ऑफ द रेंज हैं, तो थोड़ा सा भी डिप मिलता है आपको, देन यू शुड लुक फॉर बाइंग। आप 19,350 का एक स्टॉप रखेंगे और फिर 550 से लेकर 600 तक के टारगेट्स के लिए। और ट्रेंड रिवर्सल मैं अभी भी वही कहूंगा कि 19,650 जब तक कि ब्रेक करके सस्टेन नहीं करते हैं तब तक वो ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। तो यस, बायस पॉजिटिव साइड पे है, बट एक सस्टेनेंस चाहिए हमको ट्रेंड रिवर्सल के लिए। ठीक है, दो चीज़ें आपने बताई हैं अभी। एक तो ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, यानी कि अभी भी हम सैलून राइज हो रहे हैं। दूसरा, आपको किसी भी डिप में प्लस करना है, स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है 350। कोशिश करें 400 के ऊपर या इसकी आसपास की एवरेज बना लें ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक रहे। ठीक, टारगेट कितना मिलेगा? 650। यही 650 एक रेजिस्टेंस का एरिया भी है, मैक्स टू रेजिस्टेंस एरिया है। ये एक्चुअली में 550 से शुरू हो जाएगा और ये 650 तक जाएगा। लेकिन अगर 650 तक आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो बाय है। इसमें आपने दो चीज़ें कर दी आपके लिए अच्छी। पहला, रिस्क रिवॉर्ड आपको ठीक दिया 50 पॉइंट का मात्र। डिप मिल जाए 400 पे एवरेज बनाना, 350 का स्टॉप रखना, 650 का टारगेट रखना, रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो गया। दूसरा, ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव है तो इसलिए बाय कर दिया। रिवर्सल हो जाएगा उसके लिए 650 की वेट करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने सौदा प्लस किया और 650 हो गया या पार हो गया तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेंगे। यही 650 फिर हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। फिर हम 20,000 की तरफ जाएंगे। टिल अभी 20,000 के ना तो बोलेंगे ना ही सपने दिखाएंगे। हमारा काम सपने दिखाना नहीं है, हमारा काम तो डाटा के बेसिस पर सिर्फ बताना और बात रखने का है। ये सपने दिखाने वाला मामला कहीं और हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी पे आते हैं। सर जरा बैंक निफ्टी और बता दीजिए। देखिए, बैंक निफ्टी का ही प्रॉब्लम है बेसिकली। मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं कि लास्ट वीक से पहले वाला जो वीक था हमारा, उसमें एक इन्वर्टेड हैमर था वीकली चार्ट पे, जिसने कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिया था कि आप अंडर परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे बैंकिंग इंडेक्स में, जो कि पहले हम देख रहे थे पिछले करीब 4-5 हफ्तों से। तो हुआ यही, लास्ट वीक आपने बैंकिंग को भी पॉजिटिव क्लोज किया, बट यहाँ पे ये 44,700 से लेकर 45,100 वाला जोन है, इस पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं बट ये ब्रेक नहीं हो रहा है। रीजन सिंपल है, बिकॉज प्राइवेट बैंक्स में अगर आप देखेंगे 2 बैंक्स आपको पॉजिटिव साइड पे नजर आएंगे, 2 बैंक आपको नेगेटिव साइड पे नजर आएंगे। तो मुझे लगता है बैंकिंग में अभी उतना एक क्लियर ट्रेंड नहीं है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। जैसे कि हम एक रिबाउंड के बारे में प्ले करने में कॉन्फिडेंस है कि आपको डिप को बाय करके एक बार रिबाउंड को प्ले करना चाहिए। बैंकिंग में वो तभी आएगा जब तक एटलीस्ट आप एक बार 4700 को डिसाइसिवली रिक्लेम कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, और ट्रेंड वही रिवर्स होगा जब तक कि 45,100 को ब्रेक नहीं करते।
तो बैंकिंग मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको कॉशन रखने की जरूरत है, कंसिडरिंग कि अभी भी ये मिक्स ट्रेंड चालू है विद इन द प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पे हम कोई ट्रेड लेते नहीं, इंडेक्स पे ट्रेड लेना तो निफ्टी में ज़्यादा कंफर्ट है, आप वहीं पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और आज हमने आपको जब स्टार्टिंग में दिखाया था ना, तो आपको दो पिक्चर्स दिखाई थी, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की प्लेट। आप देख रहे होंगे निफ्टी के अंदर बाकायदा लॉन्ग पोजीशंस बन रही थी, यानी कि लोग खरीद रहे थे, जबकि बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग अभी भी जारी थी। और वो शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, ज़्यादा नहीं चलती है वो। हाँ, लेकिन लॉन्ग पोजीशंस लोग जानबूझ के अगर निफ्टी को खरीद रहे हैं तो वो इसका मतलब है वो ज़्यादा ठीक है। ये वो डाटा था बैंक निफ्टी के अंदर, आप देख पा रहे हो कि -73 है। यही डाटा अगर आप निफ्टी का दिखाएंगे तो आपको प्लस दिखेगा, और वो करीब आधे % का आसपास का। यही फ़र्क होता है शॉर्ट कवरिंग का और ताज़ा खरीदारी का। हम जो फ़र्क आपको दिखाना चाहते थे वो आज आपको अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे सामने मिल गया। इसलिए इस कार्यक्रम को हम लर्निंग और अर्निंग दोनों का एक बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर रखना चाहते हैं, ताकि लोग यहाँ पे सीख भी पाएँ, समझ भी पाएँ, और साथ ही साथ यहाँ पे जान भी पाएँ कि कैसे सौदे को पकड़ा जा रहा है, क्यों सौदे को छोड़ा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इंडाइसिस का काम हो गया पूरा, अब आते हैं सीधा शेयर्स पे। तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर, ये दो शेयर हमने निकाले हैं। पहला है कोल इंडिया, बैक टू बैक थर्ड डे है जब ये चल रहा है, और दूसरा है हमारा डालमिया भारत। सीमेंट के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, 4% ऊपर है। जरा दोनों को चेक कर लो, कहीं सौदा बचा या फिर हम काफ़ी लेट हो गए हैं। तो यार कि कोल इंडिया हमने अपने क्लाइंट्स को फ्राइडे के दिन बाय कराया था 260 का टारगेट, पोजिशनल टारगेट, और अभी वो टारगेट इंटेक्ट है। देखिए काफी मेजर ब्रेक है, तो ये कंजर्वेटिव टारगेट है 260 का। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से अभी भी अगर आप लॉन्ग इनिशिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप रहेगा करीब 242 का, और 260 आपका इमीडिएट टारगेट होगा। उसके बाद करीब 265 तक के लिए भी आप वेट कर सकते हैं। जैसा आपने बताया कि सीमेंट स्टॉक्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। डालमिया भारत और रैमको, ये दो ऐसे नाम हैं जहां पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखी है हाल फिलहाल में। ज्यादा नेगेटिव साइड पे पार्टिसिपेशन नहीं था और बेस फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग हुआ था। बट डालमिया में मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस जो प्रीवियस स्विंग हाई का है करीब 2250 का, उसके आप बहुत नजदीक आ गए हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा आपको कॉशन रखने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू फ्रेश लॉन्ग्स। एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है, आप 2150 के स्टॉक के साथ वेट कर सकते हैं कि ये 2250 को क्रॉस करता है कि नहीं कर सकता है। बट कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक पॉज, एक कंसोलिडेशन होना चाहिए 2250 के पास। तो स्टॉक पॉजिटिव है, बट क्योंकि मूव ऑलरेडी आ चुका है और रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, यहाँ थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा। ओके, ठीक है, डन। तो यहाँ पे आप कोल इंडिया के साथ तो आपने अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा हाई है। एक बार आप कोल इंडिया के लेवल्स वगैरह सब वापस से दिखा दीजिए। 260, 242 आपका स्टॉप लॉस टारगेट है। कोल इंडिया पे आप नजर रख सकते हैं। डालमिया भारत छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, हमने भी होल्ड की कैटेगरी में डाला है। आपके पास पड़ा तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ना चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं। लेवल्स नोट कर लीजिएगा, 2250 और 2150 का आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको। आते हैं शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स पे। IDFC फर्स्ट, जिसमें खबर भी आई कि GQG ने करीब 2.5% हिस्सा खरीदा है। इन्होंने अडानी ग्रुप के शेयर्स में भी हिस्सा खरीदा था। उसके बाद से अडानी ग्रुप का काफ़ी शेयर्स चले भी, अभी एक रेंज में आके रुके हैं। इन्होंने IDFC फर्स्ट ठीक 100 रुपये के ब्रेकआउट से पहले खरीद लिया है। शॉर्ट कवरिंग आ रही है, प्राइस के अंदर आपको डिस्काउंट दिखेगा। दूसरा शेयर है टोरेंट फार्मा। इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो, टोरेंट फार्मा, IDFC फर्स्ट। काफी क्लोजली मैंने भी वॉच किया है। एक अप्रैल मंथ में अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट करीब 4-5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद। वहां से लेकर अभी तक इंटरेस्टिंगली एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि जहां पे इसने 20 EMA के नीचे ब्रेक करके क्लोज किया हो। तो ये बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि बुल्स कंप्लीटली इस पे हावी हैं स्टॉक पे, और बहुत स्ट्रांगली इसको ग्रेजुअली बट स्ट्रांगली इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि चाहे बैंकिंग में मिक्स ट्रेंड है, बट कुछ एक ऐसे नाम हैं जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, कुछ PSUs में जैसे JNK, जिनमें हमने अच्छी परफॉर्मेंस देखी है। तो मुझे लगता है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है विद इन दी बैंकिंग स्पेस। और यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से 94 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 102 तक के टारगेट्स के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं। टोरेंट फार्मा, मुझे लगता है कि फार्मा एज ए सेक्टर शायद इस वीक अंडर परफॉर्म करे डिम्पी। लास्ट वीक भी हमने देखा था कि डिफेंसिव थोड़ा बैकफुट पे थे बोथ FMCG और फार्मा। तो मुझे लगता है कि ये रिबाउंड को थोड़ा सा प्ले करना जल्दी होगा।
थोड़ा स्टॉक को एक बार होल्ड करने दीजिए, थोड़ा कंसोलिडेट करने दीजिए, उसके बाद विल सी कि किस तरीके से फॉर्मेशन होती है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि IDFC फर्स्ट बैंक इज अ बेटर कैंडिडेट। ओके ठीक है, डन। वक्त एक छोटे से तो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स के बारे में हम चर्चा करने के लिए आ गए हैं, और बर्जर पेंट और इंडस टावर दो ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आज कुछ बिकवाली हो रही है। बर्जर पेंट रीज़न बहुत साफ समझ में आ रहा है सबको, वो है क्रूड का थोड़ा चलना, इनके कॉस्ट प्रेशर पे फ़र्क आता है। हालांकि सामने फेस्टिवल सीज़न खड़ा है, लेकिन फिर भी एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं कि बर्जर के अंदर आज की पोजीशन शॉर्टिंग आप देख पा रहे होंगे, 2% टूटा, 6% ओपन इंटरेस्ट के साथ। दूसरा इंडस टावर, सर दोनों को एक बार ज़रा चेक कर लेंगे, दोनों के शॉर्ट के ट्रेड हैं, कहीं का सौदा तो बताइए। देखिए बर्जर पेंट तो डिम्पी काफी स्ट्रेंथ दिखाई है इसने हाल फिलहाल में। जो रिकवरी थी जब से कि इसने एक रिवर्सल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद से ऑलमोस्ट करीब 4-5 महीने हो गए थे लगातार आप एक ग्रेजुअल मूव देख रहे हैं। प्रीवियस स्विंग हाई जस्ट 720-25 के अराउंड पे था, जहां पे कि ये रेजिस्ट कर रहा था। ऑफ लेट जो अभी पिवट फॉर्मेशन जिस तरीके से दिख रही थी टिल फ्राइडे, तब तक सिचुएशन यही थी कि एक शायद पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिले। तो इस डिक्लाइन ने कहीं ना कहीं उस चीज को थोड़ा सा फेड आउट कर दिया है कि जो ब्रेकआउट की हम उम्मीद कर रहे थे वो कुछ टाइम के लिए डिले रहेगा। बट क्या ये ट्रेंड रिवर्सल होगा? मेरे साथ थोड़ा सा जल्दी होगा ये कहना, बिकॉज काफी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं आपको 690-680 जोन में। तो मैं इस ट्रेंड में बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आपको डिप मिलता है तो वहां पे आपको 690-80 के जोन में आपको बाई के लिए सोचना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग शॉर्ट। वहीं पे इंडस स्टार एक टिपिकली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, जहां पे कि आप देखते हैं जितनी बार भी रिबाउंड आता है तो कहीं ना कहीं आप लेवल्स पे या रेजिस्टेंस लेवल पे आके दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है 185, क्योंकि जो प्रीवियस स्विंग हाई था ऑलमोस्ट उसी जोन के पास आप आ चुके हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है अगर आपको किसी को अटेम्प्ट करना है तो। दो अभी मार्केट उस तरीके से इंडिकेशन नहीं दे रही है कि आपको शॉर्ट मेंटेन करके रखने की जरूरत है। बट यस, अगर आपको शॉर्ट पोजीशंस के लिए देखना है तो इन दोनों में से 185 के स्टॉक के साथ इंडस स्टार को आप देख सकते हैं 170 तक के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है, इंडस टावर में एक सौदा बनता है, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बर्जर को फिलहाल अभी छोड़ देते हैं, लेकिन इंडस टावर के अंदर सौदा बनेगा। 170 का टारगेट, 185 का स्टॉप लॉस, 1:2 बना के ही देंगे आपको, इससे कम नहीं देंगे। अनवाइंडिंग आ गई है सर, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा होगा और प्राइस एक्शन भी कमज़ोर है। वो है एस्कॉर्ट्स का काफ़ी चला हुआ शेयर, एस्कॉर्ट्स आज 3% नीचे। दूसरा सन टीवी, ये 1.5% नीचे है। स्पॉट्स तो डिम्पी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है, तो मेरे हिसाब से जस्ट एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज, और ये एक्सटेंड हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन है लास्ट 3-4 दिनों की, तो इसमें दिख रहा है कि आप 20 EMA के भी काफी दूर जा चुके थे। तो एक नॉर्मल मीन रिवर्जन जिसे हम कहते हैं कि आप अपने की एवरेजेस के पास आते हैं, तो वो उसमें करीब 2880-2890 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो डेफिनेटली यू शुड बुक प्रॉफिट, और स्टॉक को आपको दोबारा से री एंटर करने के लिए नीचे के लेवल्स मिल जाने चाहिए करीब 2900 के पास के। शॉर्टिंग मैं कहूँगा थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि कंट्रेंड वो हो जाएगा ट्रेंड इसमें। और शॉर्टिंग के लिए जैसे मैंने बताया कि FMCG और फार्मा मुझे वो कंपैरेटिव लग रहे हैं, वहां पे आप चूज कर सकते हैं कोई स्टॉक अगर आपको करना है तो। और जो दूसरा स्टॉक डिम्पी जो आपने बताया था, दूसरा स्टॉक कौन सा था? वो था सन टीवी सर, सन टीवी। जी, सन टीवी भी मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा इसको शॉर्ट करना, बिकॉज अभी एक जस्ट नॉर्मल पॉज दिख रहा है जिस तरीके से उसमें यहाँ पे 400 to 620 का जो रैली थी, उसके बाद से एक पॉज दिख रहा है। बट अभी ट्रेंड रिवर्सल की कोई भी साइन नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का, कि अगर 600 के नीचे जाएगा तब शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी शायद बने। उसके इसमें करीब 570 तक के लेवल्स आएंगे, बट उससे पहले मेरे हिसाब से भी अवॉइड करना चाहिए आपको। डन सर, ठीक है। अब हमने जो शेयर आपसे पता करने थे वो सब पता कर लिए सर। अब अपने जरा आप शेयर्स की यानी कि अपनी ट्रेडिंग कॉल्स आप हमको बता दीजिए, समय बचेगा तो मैं 2 शेयर आपसे और पता करूंगा। बिल्कुल, तो देखिए दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी, और पहला नाम होगा फ्रॉम द PSU बास्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो PSU बास्केट अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से हमने देखा था, थोड़ा साइडवेज हुए थे, बट कुछ एक काउंटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ज्यादा कुछ खास डैमेज भी नहीं हुआ था इनके बेस में।
तो बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लगता है कि एक करेक्टिव टोन के बाद अब ये ट्रेंड रिज्यूम करने के लिए तैयार है। 202 तक के शॉर्ट टर्म में टारगेट मुझे नजर आ रहे हैं, 189 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा नाम होगा फ्रॉम द एनबीएफसी बास्केट, एल&टी फाइनेंस का। इसमें भी एक ठीक ठाक करेक्शन आने के बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग मुक्के वाली करेक्शन आई थी, अब एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो चुका है। उसके हिसाब से करीब 136 शायद पहला टारगेट होगा। 124 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके ठीक है, एल&टी फाइनेंस आप कह रहे हैं, एक तो इस पे ध्यान रखना है 136 रुपये का, दूसरा बीओबी है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें बैंकिंग और सरकारी दोनों का कॉम्बो मिलेगा। 202 का इसका टारगेट है सर। दोनों कॉल्स मैंने नोट कर ली। कोई ऑप्शंस का ट्रेड है तो बता दीजिए सर। देखिए ऑप्शन में जैसे मैंने बताया ना डिब्बी की, अभी हाल फिलहाल में बेसिकली मैंने एक टीसीएस रिकमेंड किया है अपने क्लाइंट्स को, तो डेफिनेटली ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि 3400 वाली कॉल विद इन द सेक्टर ऑटो, मेटल और आईटी। मुझे लगता है कि ये तीन सेक्टर आपके फोकस में होना चाहिए। तो आईटी में से 3400 वाली कॉल जो करीब 82 के अराउंड का भी ट्रेड कर रही है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 60 का और करीब 115 तक के पोजीशन टारगेट्स। 150 रुपये का टारगेट लिख दीजिए। टीसीएस की 3400 की कॉल, और अभी अभी ये शेयर्स चले हैं, थोड़ी देर पहले हमारे प्रोड्यूसर भी इसको नोटिस करवा रहे थे। 82 रुपये की रेंज में आपको ले लेना है। देखिए शेयर ना एकदम से चला है, तो आप क्या करना कि रेट डाल के छोड़ना। ऐसा नहीं कि आपको 84 दिख रहा है, 85 दिख रहा है, 90 दिख रहा है तो आप भर लो उसको। रेट डाल दो 80 से 82, लिख दो बकायदा 80 से 82 का रेट है। 60 रुपये का या 50 का रखें सर, स्टॉप लॉस का 60 का रखना है। अजी सर मेरे हिसाब से 60 भी ठीक है डिम, बिकॉज अगर दोबारा से ये रेंज में आया तो इट मींस फिर ये मान के चलिए कि ये रेंज में ही रहेगा। तो यहाँ पे खासतौर से टीसीएस की आप फॉर्मेशन देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि एक काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये रिकवरी है। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, आप सपोर्ट के पास बाय कर रहे हैं। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। देखिए सौदे के अंदर प्लस करते समय ना, देखिए शेयर आपको हो सकता है 10 मिल जाए, 10 शेयर में से आपको 4 चुनने पड़ते हैं, 4 में से भी 2 के पैसे होते हैं, तो आपको 2 शेयर ऐसे ही चुनने हैं जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो। आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रिस्क रिवॉर्ड रखो, मेरे पैसे कितने जाएंगे और आएंगे कितने। और मैं कई बार कह चुका हूँ स्टॉप लॉसेज आप हमारे रखिएगा, टारगेट आपका है कंफर्ट का। आपको लग रहा है मेरे को 50 रुपये मिल गए, बुक द प्रॉफिट एंड लीव द मार्केट। 60 रुपये का स्टॉप लॉस रख लो, 150 का टारगेट है, 80-82 में लेने हैं, जाएंगे 20 रुपये और आएंगे यहाँ से 70 रुपये, तो 1:3 से भी ज़्यादा का हो गया। कॉल फेल होने का अधिकार सबके पास है, लेकिन चल गई तो आप अच्छा पैसा बना के ज़रूर जाएंगे। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सभी के सभी ट्रेड बताने के लिए। उम्मीद करते हैं जब हम कल आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे दर्शकों को तो काफ़ी बेहतर बना हुआ दिखेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अब